नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो सदाबहार जीके के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं और आगे भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छात्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि जितनी भी टाइप के क्वेश्चन आज बताए जाएं उन सारे प्रश्नों की जानकारी आपको मिले। साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ अन्य क्वेश्चन भी अगर बनकर सामने आते हैं तो उसकी भी आपको जानकारी मिले। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखेंगे, एक क्वेश्चन को भी आप स्किप नहीं करेंगे। और हाँ, दूसरी बड़ी बात मैं ये भी कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी किए आज के पहले प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला प्रश्न दिया गया है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, जिसको बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये पूछा गया है। जो ऑप्शन दे रहा है उस ऑप्शन को देखें, लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उटकमंड। आपका सही आंसर बनेगा इसमें कोलकाता। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। 1890 ईस्वी में इस संस्था को अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था और इस संस्था को बनाने के पीछे अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि भारत में पादप संसाधनों का सर्वेक्षण किया जा सके। लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय वनस्पतिक शोध संस्थान पूछा जाए कि वनस्पति पर रिसर्च कहाँ होता है, तो आपका आंसर उस समय बनेगा लखनऊ। चूँकि ऑप्शन में लखनऊ है तो कुछ बच्चे इसको लखनऊ लेकर चलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वनस्पति पर शोध होता है लखनऊ में, वनों पर शोध होता है देहरादून में, जबकि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण ये आपको कलकत्ता शहर में है। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो यहां देखिए ये प्रश्न आ गया। अभी मैंने तुरंत बताया कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान याद रखेंगे, वन अनुसंधान संस्थान ये आपको देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है और वनस्पति शोध संस्थान अभी मैंने बताया कि ये कहाँ पे है, लखनऊ में है, जबकि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कोलकाता शहर में है। अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून में वन शोध संस्थान के अलावे भी और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिसमें आपको पेट्रोलियम पर जो रिसर्च होता है, ये पेट्रोलियम पर भी रिसर्च कहाँ होता है, देहरादून में। साथ ही साथ इसी देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, यानी IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये भी देहरादून में है। तो याद रखेंगे, वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में, वन शोध संस्थान, पेट्रोलियम शोध संस्थान, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये सभी कहाँ पर हैं, देहरादून में है। और देहरादून आपको पता है किस राज्य में है, उत्तराखंड। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिल्कुल देखिए ये वही प्रश्न जो पिछले प्रश्न को मैंने समझाया था आपको कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में कहाँ पर है। विशाखापत्तनम, दिल्ली, देहरादून, चेन्नई। आपका सही आंसर बनेगा देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय वन शोध संस्थान और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तीनों को लेकर याद रखेंगे आप देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, वायुसेना एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, IAA, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, ये भारत में कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये इसका सही आंसर है, यही आपका सही आंसर है, हैदराबाद। यदि हम इसके अलावा बात करें कि इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ है, यानी INA कहाँ है, तो आपको याद रखना है भारत के कोची शहर में, कोची जो कि केरल में स्थित है। अभी मैंने बताया कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी पूछेगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो आपको क्या बताना है, देहरादून। और यदि ये पूछें कि NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA कहाँ पर है, तो ये बताना है खड़गवासला। और ये खड़गवासला पड़ता है
पूना के पास। खड़गवासला कहाँ पर है? पूना के पास है, याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सारे प्रश्नों को भी भारतीय वायुसेना एकेडमी चूंकि पूछा गया है तो आपका सही आंसर हैदराबाद बनेगा, लेकिन इसके अलावा भी इंडियन नेवल एकेडमी कोचिन में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में। चलिए अगले प्रश्न को देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा स्थल या स्मारक है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल नहीं है? देखिए पूछा है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। वर्ल्ड हेरिटेज जो यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है, इसमें भारत के अभी तक 2019 तक के अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 2019 तक भारत के 38 पॉइंट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। 2019 तक टोटल कितने शामिल हो चुके हैं? 38 शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे अंत में 2019 में शामिल किया गया था राजस्थान की राजधानी जयपुर को, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक 38 इसमें वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत की धरोहरें शामिल हो चुकी हैं। सबसे पहले शामिल हुआ था अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो इसमें यह पूछा गया है कि इसमें कौन शामिल नहीं है, यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में कौन शामिल नहीं है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया का इसमें से कौन सा ऐसा जगह है जो शामिल नहीं हुआ है। देखिए ऑप्शन दे रहा है तिरुपति तिरुमाल मंदिर, आगरा फोर्ट, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, केवला देव नेशनल पार्क। तो याद रखेंगे तिरुपति बालाजी जो मंदिर है ये इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो यही आपका आंसर बनेगा। इसके अलावा आगरा फोर्ट को, आगरा के किले को भी शामिल किया गया है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसको भी शामिल किया गया है। केवलादेव नेशनल पार्क जो घाना पक्षी विहार है राजस्थान के भरतपुर जिले में, जहाँ पर साइबेरियन सारस भी पाए जाते हैं, तो ये भी शामिल हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तिरुपति तिरुमाल मंदिर ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं है। भारत के अभी तक 38 पॉइंट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है और ये रिकॉर्ड कब तक का है? 2019 तक का। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और नई दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर बनेगा मुंबई। इसका सही आंसर बनेगा मुंबई। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसी मुंबई में जो HS साहा हैं उनके नाम पर ये संस्था बना हुआ है। HS साहा जो भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इसके अलावे हम ये भी कहेंगे कि HS साहा ने ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना मुंबई में की थी, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो साहा परमाणु भौतिकी संस्थान ये कहाँ पर है? मुंबई शहर में। बाकी सारे ऑप्शन इसमें गलत हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाफस, आम का मूल स्थान कौन सा है? देखिए आम का जो भी किस्म है उसमें एक हापूस, यहाँ पर हाफस लिखा हुआ है, हालांकि किताबों में आपको मिलेगा हापूस के नाम से। हापूस आम का एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बहुत ही बेहतर किस्म है। तो इसका मूल स्थान कहाँ है पूछा गया है। ऑप्शन दिया है रत्नागिरी, बनारस, मालदा और विजयवाड़ा। याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन बनेगा बनारस, क्योंकि यही इसका मूल स्थान है। यहीं से ये आम शुरू किया गया था, पूरे भारत में ये फैला यहीं से। मूल स्थान है जहाँ से इस प्रकार के आम की प्राप्ति होनी शुरू हुई और ये काफ़ी स्वाद में मीठा लगता है। और आम के बारे में आपको पता है कि आम जो है फलों का राजा है और भारत में ये एक राष्ट्रीय फल भी है। और इस समय की स्थिति वर्तमान में देखी जाए तो उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन में काफ़ी आगे हैं। हालांकि तमिलनाडु में भी बेहतरीन किस्म का आम मिलता है और महाराष्ट्र का रत्नागिरी जो है ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है आम की बेस्ट क्वालिटी के लिए, है ना। जहाँ पर अल्फांसो किस्म का आम मिलता है रत्नागिरी में। अल्फांसो ये आम का ही एक और विशिष्ट किस्म है, लेकिन यहाँ पर जो हापूस पूछा गया है उसका मूल स्थान कहाँ है? बनारस। आइए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है?
जी हाँ छात्रों, जो छात्र हमसे क्लास में पढ़े होंगे उनको पता होगा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। इस बात की मैं चर्चा कर चुका हूँ कि भारत के बहुत ही सफल वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन पहली बार 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। आज के डेट में परमाणविक ऊर्जा से भी भारत को बिजली उत्पादन में हेल्प मिलता है। हालांकि बहुत अधिक तो योगदान नहीं है, लेकिन भविष्य की एक बेहतर संभावना इसमें है। इसीलिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने परमाणविक ऊर्जा पर विशेष जोर दिया था और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के गठन के बाद भारत में जो न्यूक्लियर प्लांट खोले गए, परमाणविक जो केंद्र खोले गए, उसमें भारत का सबसे पहला परमाणु केंद्र तारापुर महाराष्ट्र में बनाया गया। आज के डेट में भारत के 7 बड़े परमाणविक केंद्र हैं, जिसमें अगर देखा जाए कौन कौन से, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। देखें कौन कौन सा है। एक है आपको रावत भाटा, याद रखेंगे रावत भाटा, ये कहाँ पर है, तो ये है आपको राजस्थान, याद रखेंगे कहाँ पर, राजस्थान में। उसके बाद याद रखेंगे नरौरा, नरौरा, नरौरा आपको कहाँ पड़ेगा, यूपी में, ये यूपी में है। फिर आपको काकड़ापारा, काकड़ापारा, काकड़ापारा ये भारत के न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। काकड़ापारा ये है आपको गुजरात में, गुजरात में। फिर कुडनकुलम, 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 कुलम ये आपको पड़ता है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ही एक और है कलपक्कम, कलपक्कम ये एक और परमाणविक केंद्र, कलपक्कम, ये भी आपको तमिलनाडु में। और मैंने बता दिया आपको कि तारापुर कहाँ पर है, तारापुर, तारापुर पड़ता है महाराष्ट्र में। और एक और फेमस है कैगा, कैगा एटॉमिक पावर प्लांट, ये आपको कर्नाटका में है, ये कर्नाटका में है, ठीक है ना। तो तारापुर जो है भारत का पहला एटॉमिक पावर प्लांट है जो महाराष्ट्र में खोला गया था। और याद रखेंगे कि भारत का स्वदेश यानी स्वदेश निर्मित जो पहला परमाणविक केंद्र है वो कलपक्कम है। बाकी अगर हम देखें तो जो तारापुर है ये खोला गया है यूएसए के सहयोग से, रावत भाटा कनाडा के सहयोग से, कुडनकुलम सोवियत संघ की सहायता से खोला गया था। ये सब भारत के एटॉमिक प्लांट हैं जो अलग अलग स्थानों पर खोले गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है, जी हाँ देखिए TIFR, कुछ देर पहले मैंने बताया था TIFR जिसको हम कहते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक निदेशक कौन थे। तो ऑप्शन दिया है S भटनागर, जी नहीं, SJ साहा ये सही होगा, MN साहा ये गलत है, विक्रम साराभाई ये भी गलत है। तो आपको सही आंसर बन रहा है कौन, SJ साहा। अब ये है क्या भाई, तो भारत में उच्च शिक्षा की भारतीय संस्थान, भारत में उच्च शिक्षा की जो संस्था है उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है TIFR और इसी के संस्थापक रहे कौन, SJ साहा। ये कहाँ पर है, ये संस्था निदेश, ये संस्था कहाँ पर पड़ेगा, तो भारत की वित्तीय राजधानी जिसको हम लोग कहते हैं मुंबई में स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में वो बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। भारत के उस बैंक का नाम बताना है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन प्रथम बैंक, वर्धा ग्रामीण बैंक, थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर देखें थार आंचलिक ग्रामीण बैंक ये थार मरुस्थल के नाम पर है, अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये अरावली पर्वत के नाम पर है, प्रथम बैंक ये किसी भी चीज़ के नाम पर नहीं है, वर्धा ये यहाँ पर देखें वर्धा, जो वर्धा जो शब्द मिल रहा है यहाँ पर वर्धा ग्रामीण बैंक ये एक नदी का नाम है, वर्धा एक नदी का नाम है जो कर्नाटका में स्थित है। ये नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो नदी है जो वर्धा नदी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा का नाम आप लोग सुने होंगे। तुंगभद्रा एक बहुत ही लंबी नदी है कर्नाटका में, इसी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है वर्धा नदी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तुंगभद्रा जो है ये किसकी सहायक है, तो तुंगभद्रा जो है ये सहायक है किसकी, कृष्णा नदी की। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा की सहायक नदी है वर्धा। तो ये किस राज्य की नदी है,
कर्नाटका की नदी है। कृष्णा, जिस पर अलमाट्टी बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध भी कृष्णा नदी के ऊपर ही है। तो याद रखेंगे कि तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है कौन? वर्धा, और इसी के नाम पर इस बैंक का नाम रखा गया है वर्धा ग्रामीण बैंक। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक और सदाबहार क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। विश्व पर्यावरण दिवस, हमेशा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून, 2 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। आपका सही आंसर बनेगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस परंपरा की शुरुआत 1972 ईस्वी से हुई थी। पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 1972 में। और इसको सबसे पहले मनाया किसके द्वारा गया था? यूएनओ के द्वारा, जिसको हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये विश्व में शांति के प्रयासों के लिए बनी हुई एक संस्था है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अपडेट होकर जानना पड़ेगा। पूछा है कि निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जिसमें अभी तक कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है, यानी उस राज्य का नाम बताना है जहां अभी तक कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, राजस्थान। याद रखेंगे इसका सही आंसर बनेगा बिहार। बिहार में अभी तक कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ कि ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर फायर पार्क भी बनने वाला है। फायर पार्क 2021 में ये पार्क बनकर तैयार होगा। तो फायर पार्क ओडिशा में बन रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है जो क्वेश्चन, उसका हिसाब किताब देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर पार्क नहीं है। आपका सही आंसर कौन बन रहा है? बिहार। बाकी सभी राज्यों में सॉफ्टवेयर पार्क हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे ये लिखा गया है सत्यमेव जयते, देवनागरी लिपि में। कह रहा है कि यह शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिया गया है? ऑप्शन दे रहा है भागवत गीता, ऋग्वेद, रामायण, मुंडकोपनिषद। जी हाँ, याद रखेंगे ये लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। उपनिषद, जिनकी संख्या टोटल कितनी है उपनिषदों की? 108। उन्हीं उपनिषदों में से एक है आपका मुंडकोपनिषद, जहां से सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह है जो हमारा है अशोक स्तंभ, और उसके नीचे आपको देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते। और याद रखेंगे ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। जबकि ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है, तो श्रमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते और राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आकाशवाणी AIR ने अपने मूल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग AIR ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से आकाशवाणी ने कब से ये काम करना शुरू किया था? तो पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा 1927 से। ये आकाशवाणी, यानी कि आप जो पहले रेडियो वगैरह पर समाचार वगैरह सुनते थे, तो रेडियो को ही हम लोग आकाशवाणी कहते हैं। और ये अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना प्रारंभ की थी कब? 1927 ईस्वी से। ये याद रखिएगा आप, 1927 ईस्वी से। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक संख्या में यात्रियों को लेकर जाता है? यानी भारत की उस परिवहन व्यवस्था का नाम बताना है जो सबसे अधिक यात्रियों को ढोने का कार्य करता है। ऑप्शन दे रहा है अंतर्देशीय जल परिवहन, भारतीय रेलवे, अशोक लेलैंड बसें, टैल्को बसें। आपका सही आंसर बनेगा भारतीय रेलवे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। पर डे का मैं हिसाब किताब बता रहा हूँ आपको कि इंडियन रेलवे में प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं, और इतनी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में जितनी आबादी है उतनी आबादी हमारे यहाँ के ट्रेनों में रहती है। ये पर डे की यात्रा है, इतना आपको। और इसने यात्रियों से
भारतीय रेलवे को पर डे 250 करोड़ का इनकम होता है। 250 करोड़ का ये आय प्राप्त होता है भारतीय रेलवे को इन यात्रियों से। तो जो भी यहाँ पर 250 करोड़ का आय आपको हम बताए हैं, ये टिकट कटाने वाले लोगों का है। टिकट कटाने वाले लोगों का ये भी रिकॉर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो WTV यात्रा करते हैं, उनका रिकॉर्ड अभी इसमें नहीं है। अर्थात अगर उनके रिकॉर्ड को लेकर चले तब तो हमारे देश की जो आबादी है ट्रेन के अंदर की, वो आबादी ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी आगे निकल जाएगी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कोटेशन है यह। छोटा लक्ष्य अपराध होता है। जी हाँ, इंसान को अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतना ही आपका तीर ऊपर जाएगा, और यदि उस ऊंचाई तक छू नहीं पाया तो उसके नीचे के जितने रेंज में चीज़ें होगी वो सब आपके बस में होगा। ये बात बहुत अच्छी बात कही गई थी भारत के जाने माने मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। कलाम साहब, जिनको कि भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्होंने यह बात कहा था कि इंसान को कभी भी छोटा लक्ष्य लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये छोटा लक्ष्य एक अपराध होता है। हमेशा इंसान को बड़े लक्ष्य को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्यों के अंदर सारे छोटे लक्ष्य समाहित हो जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 25 जनवरी को, 5 अप्रैल को, 28 फरवरी को। जी हाँ, ये 28 फरवरी को बनता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को बनता है। और ये किसके सम्मान में बनता है? तो ये बनता है भारत के जाने माने वैज्ञानिक CB रमन के सम्मान में। CB रमन जो भारत के तरफ से नोबेल पुरस्कार जीतने वाले देश के पहले वैज्ञानिक थे, जिनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था, लेकिन उनका संबंध साहित्य से था। बट अगर कहा जाए कि भारत में उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो वैज्ञानिकों में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार लेकर आया, तो उसमें नाम हो जाएगा CB रमन का, जिनको 1930 में यह पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। यही नहीं, CB रमन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, जो उनको 1954 में दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी 1954 में ही ये प्राइज दिया गया था भारत रत्न। उसी साल CB रमन को भी यह प्राइज दिया गया था। तो इतने महान शख्सियत को, जो भारत के लिए नोबेल भी जीत चुके हैं और जो भारत के लिए भारत रत्न भी जीत चुके हैं, इनके सम्मान को दिखाने के लिए इनके जन्म दिवस को 28 फरवरी को देश में क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जी हाँ, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप कहेंगे कि अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये किसी राज्य में नहीं है। जी नहीं, अब ये राज्य में नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश में है। किस में है? केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य था उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आएगा। जवाहर सुरंग जो पहले भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग हुआ करता था। भारत का पुराना सड़क सुरंगों में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना और सबसे लंबा सड़क सुरंग जवाहर सुरंग कहता है, जो बनिहाल दर्रे में बना हुआ था। अभी भी ये सुरंग है, लेकिन आज की डेट में ये भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग नहीं है, बल्कि आज की डेट में भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सड़क सुरंग। चेनानी नासरी सड़क सुरंग, जिसका नया नाम कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरंग, है ना। तो आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी जगह भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख स्थल हॉट स्पॉट है? जैव विविधता यानी जीव जंतुओं में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलता है किस जगह पर? तो ऑप्शन दिया है पश्चिमी घाट, सुंदरवन, चिल्का लेगुन, पूर्वी घाट। आपका सही आंसर बनेगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट भारत का एक बहुत ही लंबा पर्वत है जो महाराष्ट्र से शुरू होकर केरल तक गया हुआ है। इसी पश्चिमी घाट पर्वत पर एक बहुत ही बेहतरीन पहाड़ है नीलगिरी पर्वत, और यहाँ पर काफ़ी अधिक जैव विविधता देखने को मिलता है, यानी कि जो भी जीव जंतु पशु पक्षी सब हैं वो अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर मिल जाते हैं पश्चिमी घाट में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें।
जी हाँ, पिछले परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना से क्या समझते हैं? देखिए, जापान में फूलों को सजाने की जो कला है, जापान में फूलों को जो सजाने की कला है, इसी कला को हम कहते हैं इकेबाना। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। आधुनिक चित्रकारी का? जी नहीं। युद्ध कला का? जी नहीं। फूलों की सजावट का? जी हाँ, ये सही आंसर मिला यहाँ पर, यही सही आंसर है। कृषि की विधि का? जी नहीं। इकेबाना जापान में फूलों को सजाने की एक कला है, बहुत ही बेहतरीन कला है ये जापान का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान, जिसको दुनिया का पीत आतंक कहा जाता था कभी, और ये सुपर टेक्नोलॉजी का देश है। आज यहाँ पुरानी राजशाही चलती है, दुनिया की सबसे पुरानी राजशाही जापान में ही है। सबसे अधिक उम्र तक जीने का जो रिकॉर्ड है, एक औसत आयु है, वो भी जापान के लोगों का ही है। अभी कुछ दिन पहले ही जापान के नए प्रधानमंत्री योगी हिते सुगा बनाए गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सही जोड़े बनते हैं? जैमिनी राय चित्रकार? जी हाँ, सही है। भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वैश खिलाड़ी? जी ये सही नहीं है, ये गलत है। अला रखा तबला वादक? बिल्कुल सही है। और मेघा पाटेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट? ये भी सही है। और ये जैमिनी जो राय है वो एक बहुत बड़ी चित्रकार है, तो ये भी आपका सही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है भुवनेश्वरी कुमारी का स्क्वैश खिलाड़ी, ये गलत है। क्योंकि भुवनेश्वरी कुमारी कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ये भारत के बहुत बड़े क्रिकेटर एस श्रीसंत, जो कि भारत के दिग्गज गेंदबाज रह चुके हैं, उनकी पत्नी का नाम है भुवनेश्वरी कुमारी। तो ये दूसरा सही नहीं है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा सही जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। सभी जी नहीं, ये गलत है। 1 और 4 जी नहीं, ये भी गलत हैं। 1, 3 और 4 जी हाँ, ये देखिए सही आंसर मिला। 1, 3 और 4, जैसे मैंने कहा कि दूसरा ऑप्शन गलत जा रहा है, तो ये आपका सही आंसर हुआ। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में। याद रखेंगे ये बेल्जियम में। लेकिन किसी ज़माने में यह पहले नीदरलैंड में हुआ करता था। आज के वर्तमान समय में ये बेल्जियम में है। और वाटरलू किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 जून, बहुत ही इतिहास में ये प्रसिद्ध समय है। 18 जून 1815 ये वो समय है जब वाटरलू का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में नेपोलियन अकेले फ्रांस की तरफ से लड़ रहा था, और उसका मुकाबला मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा जैसे देश कर रहे थे। और नेपोलियन के जीवन का ये अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में नेपोलियन बुरी तरह से हार गया, उसको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया गया था। उसने आत्मसमर्पण कर भी दिया, और आत्मसमर्पण करने के बाद उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहां 1821 ईस्वी में उनकी मौत हो गई थी। तो सेंट हेलेना द्वीप पर ही नेपोलियन की मौत हुई थी। ये इनके जीवन का अंतिम युद्ध था, वाटरलू का युद्ध है। उस समय के डेट में ये कहाँ पर था? नीदरलैंड में। आज के डेट में ये कहाँ पर है? बेल्जियम में। ये वही बेल्जियम है जिसको यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। ये बेल्जियम क्या कहलाता है? यूरोप का कॉकपिट। यूरोप का कॉकपिट, याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूरोप का कॉकपिट किसको कहते हैं? तो बेल्जियम को कहते हैं। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? जॉन ऑर्क को, हेलन केलर को, फ्रांसिस नाइटिंगेल को, सरोजिनी नायडू को। आपका सही आंसर बनेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल मशहूर है। और यहाँ देखिए सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बन चुकी हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी नियुक्त हुई थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू, जिनको कि भारत कोकिला कहा जाता है, ये कहलाती हैं भारत कोकिला। भारत कोकिला, या इनको ही कहता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल कही जाती है। लेकिन जो पूछा गया है क्वेश्चन वो क्या है? लेडी विद द लैम्प, और इसके नाम से मशहूर है कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलिए अगला प्रश्न देखें। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जो कि
नेपाल में ये शिखर पड़ता है, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, जहां नेपाली लोग इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। तो ये किसके नाम पर माउंट एवरेस्ट इसका नाम रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर? जी नहीं, ये भारत के महासर्वेक्षक के नाम पर। भारत के महासर्वेक्षक थे माउंट एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये चोटी हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झूलता मीनार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? गोलकुंडा, लखनऊ, इलाहाबाद, अहमदाबाद? जी हाँ, ये झूलता मीनार अहमदाबाद में स्थित है। 2 मीनारों का एक सीरीज है जिसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा अहमदाबाद स्टेशन के पास ही, और जब एक मीनार इसमें हिलता है तो दूसरा मीनार भी हिलता है, इसीलिए इसको झूलता हुआ मीनार कहा जाता है। और ये भारत में कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद शहर में, जिसको कि भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। सदा ये सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर कौन से हैं? सदा ये सरहद एक बस सेवा है, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा, जिसकी शुरुआत 1999 में किया गया था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। और सदा ये सरहद बस सेवा ये दिल्ली और लाहौर को जोड़ने का कार्य करता है, दिल्ली और लाहौर को जोड़ने का कार्य करता है। हालांकि बीच में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों में आई खटास के बाद इसको बीच में रोका भी गया है, लेकिन वर्तमान में भी ये सेवाएं आज भी जारी हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस भारतीय राजनेता ने निम्नलिखित जादुई शब्द कहे थे? कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब वो समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। जी हाँ, याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट उस समय का है जब ये 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से 1947 में पहली बार ध्वजारोहण कर रहे थे, जब भारत की स्वतंत्रता का जश्न आधी रात्रि को मन रहा था। उसी आधी रात्रि में इन्होंने कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही है उस वक्त भारत स्वतंत्रता के परचम को लहरा रहा है। और उसी समय इन्होंने कहा था कि कई वर्ष पहले नियति के साथ हमारी भेंट हुई थी और अब वो समय आ गया है कि हम अपने वादे को पूरा करें। तो यह स्टेटमेंट किस महानायक का है? जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रगान की धुन को बजाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान की धुन को बजाने में 52 सेकंड लगता है। एकदम सामान्य क्वेश्चन है ये। राष्ट्रगान 52 सेकंड में बजाया जाता है, लेकिन याद रखेंगे कि इसका संक्षिप्त जो अवधि है, संक्षिप्त, वो आपको है 20 सेकंड में। राष्ट्रगान जिसको निर्मित किया गया किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये उनकी पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है, जिस पुस्तक के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में पहली बार भारतीयों में नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रगान जिसको गाने के लिए प्रत्येक भारतीय विवश है। राष्ट्रगान का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। राष्ट्रगान को पहली बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था, जिस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त। और राष्ट्रगान को 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो ये सब बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। अच्छा क्वेश्चन है ये, किस शहर को बिग एप्पल कहा जाता है? बिग एप्पल, बड़ा सेव। मैड्रिड स्पेन, लाउसान स्विट्जरलैंड, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क यूएसए। आपका सही आंसर होगा न्यूयॉर्क यूएसए, बिग एप्पल। याद रखिएगा न्यूयॉर्क को लेकर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूयॉर्क जहां पर यूएनओ का हेड क्वार्टर भी है और यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी है न्यूयॉर्क में। फिर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जिसको स्वप्निल शहर भी कहता है, एक ऐसा शहर जो 24 घंटे ये जागता है। न्यूयॉर्क को ही बिग एप्पल भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में है? करबला मुस्लिम धर्म के में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उनका पाक एक स्थान करबला, जो कहाँ पर है? इराक में है, जहां पर करबला का युद्ध हुआ था। ये याद रखेंगे आप कि ये शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला जो है किस देश में है? इराक देश में है।
चलिए हम अगला प्रश्न देखें। यूनानी मिथक यूनान में ओपोलो किसके देवता माने गए हैं? ओपोलो किसके देवता माने गए हैं? भविष्यवाणी, चिकित्सा, प्रेम, शांति। ओपोलो को भविष्यवाणी का देवता माना गया है। यूनान में ऐसी परंपरा है कि ओपोलो भविष्यवाणी के देवता थे, जो लोगों की भविष्यवाणी किया करते थे कि उनके आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये अपोलो भविष्यवाणी के देवता माने गए हैं किस देश में? यूनान में। चलिए हम अगला प्रश्न देखें। लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये लियोनार्डो दा विंची एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हैं, लेखक भी हैं, दार्शनिक भी हैं और साथ ही साथ चित्रकार भी हैं और समाज सुधारक भी हैं। तो ये लियोनार्डो दा विंची किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? इटली के रहने वाले वैज्ञानिक ही सुधार, पुनर्जागरण, साम्यवाद, औद्योगिक क्रांति, ये पुनर्जागरण के प्रतीक माने जाते हैं। ये पुनर्जागरण के प्रतीक माने जाते हैं, याद रखेंगे। तो ये सारी क्वेश्चन आज के सदाबहार कुछ जीके के अंतर्गत प्रश्न रहे। चलिए हम फिर अगले क्लास में आपके सामने फिर से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। छात्रों, मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप GKR चैनल पर अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं तो आप निश्चित रूप से GKR चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ऑल के नोटिफिकेशन को भी दबा लेंगे, ताकि कोई भी मैं वीडियो जब डालूँ तो आपके पास आसानी से वो पहुँच सके। धन्यवाद।